ठीक है, देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कल से आगे हम लोग इसमें करते हैं। कल मैंने बताया था कि H कैसे डिफाइंड है। H वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर B डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर इट इज डिफाइंड एज वेक्टर B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस I वेक्टर। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइंड है बेटा। यहाँ पे जहां पर B क्या है, B इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, है ना। और म्यू नॉट, देख म्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। और इसके अलावा एक और टर्म है हमारे पास में यहाँ पे, कौन सा है, आई। आई वेक्टर क्या है? इट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दोनों में आपस में ये रिलेशनशिप है। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी गिवन बाय म्यू एच वेक्टर। दिस इज इन मीडियम। मीडियम के लिए ऐसा लिखोगे, और बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर लिखोगे इन एयर और इन वैक्यूम। वैक्यूम के लिए या एयर के लिए ऐसा लिखोगे इसको। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये बी क्या है यहाँ पे देख, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और बी क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इसी का और क्या नाम है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, एक है फील्ड इंटेंसिटी और ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक है मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और एक है फील्ड खुद। समझ गए? एक खुद फील्ड है और एक है मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, एक है मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड टर्म और एक क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड खुद है। तो ये दोनों टर्म इस तरह से रिलेट होते हैं, इनको आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये इनको ऐसे याद रखना, आप लोगों को ध्यान रखना ये इस तरह से। और ये जो टर्म आया है ये अभी मैं बताने वाला हूँ, है ना। आप लोग नोट करो इसको फटाफट, कल भी हमने यहाँ तक किया था। फटाफट नोट करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। कल का पोर्शन ही रिवाइज हुआ है यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो।
अच्छा ओके, सभी का हो गया बेटा लिखकर? सभी का हो गया लिखकर? नो सर। सर हो गया डन? हेलो यस सर। देखो ये जो टर्म है यहाँ पे, अब इसी में मान लो यहाँ पर बेटा एयर सॉलिनॉइड है, बराबर है, ये एयर सॉलिनॉइड है सपोज, यहाँ पे सपोज दिस इज एयर सॉलिनॉइड और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई के बराबर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बराबर है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है यहाँ पे, बी नॉट इक्वल्स टू, ये कौन सा सॉलिनॉइड हो गया, एयर solenoid, it is mu naught n I, what is n here, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, और b की वैल्यू किसके बराबर लिख दोगे फिर तुम यहाँ पे, म्यू नॉट इनटू h के बराबर, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, n I के बराबर आ गई, I क्या है यहाँ पे करंट है, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। So this is turn per unit length। तो एयर सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके बराबर होती है, एन आई के बराबर, है ना? तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट रहेगी यहाँ पर एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एयर सॉलिनॉइड के लिए। और अगर हम लोग सॉलिनॉइड के अंदर कोई और मटेरियल हम लोग रख देते हैं, सॉलिनॉइड विथ मीडियम, अगर हम लोग बेटा यहाँ पे मीडियम फिल कर देते सॉलिनॉइड के अंदर यहाँ पे, तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी कि बदल जाएगी, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रहेगी कि बदल जाएगी। अगर सॉलिनॉइड के अंदर कोई मीडियम यहाँ पे रखा हुआ है, बदल जाएगी सर, मीडियम रख दिए यहाँ पे सॉलिनॉइड के अंदर, है ना? तो फील्ड उतनी रहेगी या बदलेगी, बदलेगी। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, इट विल बी गिवन बाय बी, है ना? और ये फार्मूला होगा म्यू इनटू एन आई के बराबर। यहाँ पे म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर, ये मीडियम की परमेबिलिटी है। तो फिर यहाँ पे ये किसके बराबर लिखा जाएगा, म्यू इनटू एच के बराबर लिखा जाएगा। यहां से भी अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो एच की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे स्टिल एच किसके बराबर आ रहा है, एन आई के बराबर ही है। यहाँ पर भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतनी है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी में दो टर्म आ रहा है यहाँ पे, एक हो गया बी नॉट वाला टर्म और एक हो गया मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म। ये मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? एक टर्म कौन सा यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म है, और एक टर्म क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला टर्म है, समझ गया ना? तो एक कौन सा टर्म हो गया यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन वाला। सो व्हाट इज बी एम इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन वाली फील्ड, मैग्नेटाइजेशन
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ये जो टर्म है बेटा दूसरा वाला, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मीडियम। ठीक है, और बी नॉट क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फील्ड है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक्सटर्नल फील्ड है। एंड व्हाट इज बी नॉट हियर, बी नॉट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसमें दो सम है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और दूसरा मीडियम के मैग्नेटाइजेशन के कारण। ठीक है, तो सोलिनॉइड विथ मीडियम, तो जरूरी नहीं है कि विथ मीडियम के लिए हम सोलिनॉइड ही ले, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको करंट की वैल्यू को चेंज करना और मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे इस कमरे पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना, और कैलकुलेशन करने की बात आएगी तो वो भी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तामझाम लगेंगे। लेकिन सॉलिनॉइड के लिए, क्योंकि फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला सब कुछ हमारे पास में सीधा सीधा है, तो सॉलिनॉइड के लिए या सॉलिनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना भी आसान है, उसको कंट्रोल करना भी आसान है। ठीक है, इसलिए हमने सॉलिनॉइड का एग्जांपल लिया। अब बात कर लेते कि यार ये टर्म कैसे लिखा गया है एच के लिए, यहाँ पे ये टर्म कैसे लिखा गया है एच के लिए, समझ गए कि नहीं, एच के लिए ये टर्म कैसे लिखा गया है। एक्चुअल में जो मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म आता है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मैग्नेटिक इंटेंसिटी से। इट इज रिलेटेड विथ आई वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड विथ मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, समझ गए कि नहीं। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह से देख ले यहाँ पर कि भाई बी एम इज इक्वल्स टू किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज sorry, b naught is written as b vector माइनस bm वेक्टर। और bm वेक्टर किससे रिलेटेड है बेटा, यहाँ पे bm वेक्टर किससे रिलेटेड है, bm वेक्टर इज रिलेटेड विथ मैग्नेटाइजेशन। तो ये टर्म कुछ इस तरह से निकलेगा, जब आप इसको रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस कर दोगे, h से रिप्लेस कर दोगे, b को भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, अभी कुछ टर्म और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए जो h की वैल्यू होती है उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, एक टर्म ये भी है, या सीधा सीधा तो ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे आप। तो जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में से मटेरियल के कारण कितना मैग्नेटाइजेशन, उसको हटा दो तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बन जाती है, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बन जाती है। समझ गए इसको, हेलो, समझ गया बेटा। अच्छा ठीक है, एक बार एक और बार रिपीट। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, पहले नोट कर लो फिर रिपीट करता हूँ, है ना, और थोड़ा फटाफट नोट करना। ठीक, फटाफट नोट करो फिर रिपीट कर देता हूँ। उसमें n अपॉन l क्या है, n अपॉन l तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना, सोलिनॉइड के लिए टर्न पर यूनिट लेंथ, सोलिनॉइड के लिए, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक, यस सर, सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले याद है कि नहीं है। यस सर याद है, समझ गया। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करो ना। थोड़ा साइड होना ना। हम्म,
डन सर। हो गया बेटा लिख कर? एक मिनट सर। सर हाँ बोलो। सर आपने बोर्ड मैच का टाइमिंग क्यों चेंज किया? अरे वो इसलिए चेंज किए, कुछ बच्चों का ये था कि सर सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चे उठ ही नहीं पाते थे सुबह, कुछ बच्चे लेट तक स्टडी करते हैं, इसलिए उसको चेंज कर दिए। ठीक है। तो सर 6 बजे के पहले नहीं हो सकती क्या वो कभी भी? 6 बजे के पहले तो शाम। तुम्हारे डाउट, शाम को तो डाउट साइड हुई नो आउट, सर, अच्छा ही किया आपने, डाउट अच्छा आउट ही क्लास किया में तो आपने टाइम चेंज करके। क्या बेटा? मैं बोला अच्छा ही किया आपने बेसिक मैथ्स का टाइम चेंज करके, अच्छा किया सर। अच्छा किए। यस सर। मतलब तू सुबह जल्दी नहीं उठता, इस बात से ये सिद्ध होता है, हैं? नो सर, मैं 5:30 बजे उठता था। अरे ठीक है। सुबह 7 to 8 के बीच में नहीं हो सकती क्या? सुबह 7 से 8 के बीच में दूसरे सब्जेक्ट की आती होगी ना कोई? हेलो? नहीं सर, कोई भी नहीं दे 7 से 8। कोई भी क्लास नहीं आती 7 से 8 की? हाँ ना सर, 7 से 8 कर लो सुबह। हाँ सर। ठीक है, रुक जाओ पूछ लेते हैं। और कोई सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट तो नहीं है? अब तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हारी नहीं आ रही, कोई और किसी और की तो नहीं आ रही, मतलब उनकी और कहीं और तो नहीं फंस रही कहीं? तो मैच करना पड़ेगा ना पहले, है ना? ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके। ओके सर। चलो हो गया लिख कर ये? कोई डाउट अभी इस पे? सर आपका नेटवर्क इशू है या मेरा नेटवर्क ज्यादा समझ में नहीं आ रहा सर, बोर्ड बार बार ब्लर हो रहा है। बेटा मेरा नेटवर्क हाँ इशू नहीं सर। है। हाँ सर, 100 हो एम रहा है। 100 एम दोबारा री एंटर करके देखो। हाँ सर, वो दोबारा- ब्लर तो हो जा रहा है बार बार। बराबर है सर। इंटर। अरे दोबारा री एंटर कर हो जाओ, जिनके में ब्लर हो रहा है, जितने बच्चों के में फटाफट री एंटर हो जाओ ना। क्या सर दिक्कत बराबर है। मेरे तरफ से नहीं होगा नेटवर्क इशू, तुम्हारे एंड पे ही होगा। और जो दूसरी बैकग्राउंड पे जो ऐप चल रहे होंगे उनको बंद कर देना, ठीक है? सर से पिक्सल्स फट रहे हैं। क्या बेटा? कुछ नहीं। ठीक है, अभी न्यू टर्म हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक टर्म हम लोग लेते हैं, मिटा दूं इसको मैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक टर्म आता है यहाँ पे यार। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है? ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी ये एक अलग टाइप का लेटर हमने डिनोट किए इसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक अलग टाइप का टर्म है। सो ध्यान देना, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है? ऐसा लिख दो, I वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। ठीक है, I वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। सो ध्यान देना, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल
मैग्नेटाइजेशन वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए नहीं, ये किनके लिए? पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के लिए। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक टर्म यहां पे लिखा जाता है that is called susceptibility, unitless and dimensionless quantity, susceptibility है ना। ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। और कैसी है? यूनिट लेस। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो यूनिट होती है वो सेम है और एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है कि जब हम मटेरियल पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं तो वो मटेरियल किस तरह से मैग्नेटाइज होता है ना, किस तरह से मैग्नेटाइज होता है, ये ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करती है। तो जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हो किसी मटेरियल पे तो वो किस तरह से मैग्नेटाइज होता है वो इसकी ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे है ना? तो ये टर्म होता बेटा ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक आई वेक्टर मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये H के प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, अब एक और टर्म में यहां पे डिफाइन कर दूं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी भी रिलेटेड होते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर के बराबर, जहां पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 इन एसआई सिस्टम। अब एक और टर्म आ गया यहाँ पे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक और टर्म है ना, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर। और म्यू आर बहुत इंपॉर्टेंट, ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो इसको याद रखोगे, ससेप्टिबिलिटी और ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेट होते हैं, या फिर म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू डिवाइडेड बाय कितना? म्यू नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये है बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एंड परमिएबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू मटेरियल टू पास द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कितना अपने में से पास होने देता है, इसकी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। तो परमिएबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एबिलिटी ऑफ मीडियम to permit magnetic field through it। magnetic field through it कितना परमिट करता है, कितनी एबिलिटी है ना उसकी, तो इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी किस तरह से मटेरियल रिस्पॉन्ड करता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है, तो इनको याद रखना। यहाँ पे टर्म मैंने डिफाइन किया हूं, लगभग सभी टर्म एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। तो एक बार मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूँ, कौन किस तरह से फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको याद रखना है ना। टर्म देखो, आई वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। H वेक्टर क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। फिर काई वेक्टर क्या है? काई वेक्टर बोल रहा हूं, ये काई जो सिंबल है ये क्या है? ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी और
आई वेक्टर और एच वेक्टर इस तरह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी हमने किया हुआ था कि बी वेक्टर किसके बराबर होता है बेटा, म्यू इंटू एच वेक्टर के बराबर होता है। ध्यान रखना, बी वेक्टर इज या बी इज प्रोपोर्शनल टू एच। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो इस तरह से रिलेटेड है परमिएबिलिटी और एच के साथ में। ये परमिएबिलिटी है, मीडियम की परमिएबिलिटी है ना। वैक्यूम भी हो सकता है, अगर वैक्यूम रहेगा तो फिर ये म्यू नॉट हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही है यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा। और सोलिनॉइड के लिए जब हम लोग देख रहे थे तो एच की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, वहां पे एन आई के बराबर आ रही थी। तो एच और आई की डायमेंशन सेम होती हैं, यूनिट सेम होती हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए इस तरह से रिलेट होते हैं। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग मटेरियल को डिसाइड करते हैं, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे जब हम लोग आते हैं कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो टर्म्स है ना, इनसे हम मटेरियल के बारे में जान पाते हैं कि यार कौन सा मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नोट करो इसको बेटा, नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट करो। सर साइड। हो गया सर। हो गया लिखा? हाँ बोलो। यस सर। सर वो लास्ट में यू न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन न्यू नॉट, वो क्या लिखा? म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये म्यू आर है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके सर, वो आर नहीं दिख रहा सर, था, न्यू वहाँ आर पे है, भी न्यू नॉट नॉट दिख रहा। है। आर है, डॉट नहीं, आर है। रिलेटिव के लिए लिखते हैं ना अपन म्यू आर, ये वाला आर है, म्यू आर, ठीक है। अभी हो गया क्या? यस सर। हो गया लिखकर? हेलो, यस सर। यस सर। तो जो टर्म जैसे रिलेटेड थे वो पूरे समझ गए आप लोग। पेज नंबर कौन सा आ गया, ये 3 पे आ गया, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड एच वेक्टर, और ये है यहाँ पे एयर सोलिनॉइड, समझ गए, ये एयर सोलिनॉइड है, ठीक है। इस पे करंट फ्लो हो रहा 5 एम्पियर का, टर्न पर यूनिट लेंथ है यहाँ पे 200 टर्न पर मीटर। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी होगी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमको बताना कितनी आएगी। तो अगर अंदर का जो मीडियम है यहाँ पे,
ये मीडियम मैंने लिया, मीडियम में फर्स्ट अगर एयर है तो, ठीक है, फर्स्ट एयर है तो एयर के लिए बेटा H की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, Ni के बराबर रहेगी, है ना। और N की वैल्यू कितनी, 200 टर्न पर मीटर, करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 एम्पियर, आंसर विल बी 1000 एम्पियर पर मीटर। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है, म्यू इंटू एच हो जाएगी डायरेक्ट, इट विल बी 4 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 1000। अब ये किस में आ जाएगा, टेस्ला में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू होगी बी नॉट की। और अगर यहाँ पे कोई मीडियम में क्या भर दूं, यहाँ पे मीडियम जिसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी मान लो कितनी है, 20 है, जिसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी 20 दी हुई है, कि यहाँ पे कोई मीडियम भर दिया और इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 20 है ना। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके बराबर रहेगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके बराबर रहेगी, H की वैल्यू स्टिल Ni, और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, इट विल बी 1000 एम्पियर पर मीटर। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे बताओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू इंटू एच, और म्यू की वैल्यू किसके बराबर बेटा, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच आप डाल सकते हो। म्यू आर की वैल्यू हो गई 20 इंटू 4 पाई इंटू 1000, तो सॉरी 10 टू द पावर -7 इंटू 1000 टेस्ला, ठीक है। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी इतनी है तो इस मीडियम की ससेप्टिबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, है ना, ससेप्टिबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे सिंस म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो फिर ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर -1, इट इज 20 -1। जो ससेप्टिबिलिटी है बेटा वो 19 के बराबर है, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, वैसे भी इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो आप इसमें से I आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि I इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है, और ये वैल्यू हो गई 19, और H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1000, तो इट इज इन एम्पियर पर मीटर। तो ये कैलकुलेशन समझ के कैसे किए अपन ने, यहाँ पे बेसिक से कैलकुलेशन। ये जैसे एयर सॉलिनॉइड है, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मान लो कितना है, 200 है, तो H की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, Ni के इक्वल आ गई। B नॉट यहाँ पे अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, म्यू नॉट इंटू H के बराबर। अगर यहाँ पे कोई मीडियम भर दी है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी इतनी है, तब भी H की वैल्यू यहाँ पे अगर करंट यही है तो H की वैल्यू यही रहेगी, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू H हो जाएगा। म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H, वैल्यू पुट कर दिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी इस तरह से रिलेटेड है, तो इससे क्या निकल गया, ससेप्टिबिलिटी निकल गया। और इसी से क्या निकल गया कि यहाँ जो मीडियम हमने भरे हैं उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, ये इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। समझ गए बेटा, हेलो समझ गए इसको, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। तो ये एक एयर सॉलिनॉइड है, सॉरी कोई भी सॉलिनॉइड ले लिया अभी, है ना, करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, 200 टर्न पर यूनिट लेंथ इसमें है। तो H की वैल्यू अगर एयर मीडियम है तो H की वैल्यू कितनी आएगी, Ni के इक्वल, N की वैल्यू 200 टर्न पर मीटर एंड 5 एम्पियर, ये वैल्यू हो गई 1000 एम्पियर पर मीटर। तो इसके अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू H के बराबर, सो इट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000। अब ऐसे ही अगर मान लो कोई मीडियम है, इसके अंदर कोई मीडियम भर दिए, मीडियम भरने पे ये देखा गया कि म्यू आर कितना है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, गिवन डेटा है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे Ni वही है। B इक्वल्स टू, अब नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, म्यू H, सो इट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। सॉल्व कर दी अपन ने, ये आ गया यहाँ पे फील्ड। म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस काई होता, मतलब ससेप्टिबिलिटी होता, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ गई 19, तो I इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इंटू H होता है। तो ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे, मीडियम के लिए मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने कैलकुलेट
कर दिए। समझ गया बेटा? समझ गए इसको? एक और एग्जांपल में बताने वाला हूं, फटाफट नोट करो। ये समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? समझ गए? यस सर। यस ठीक है, ओके, फटाफट नोट कर लो इसको। डन सर। हाँ, ओके, लिख ले। हो गया क्या? हेलो, हो गया क्या? डन। ओके, सभी का हो गया लिखा है? सभी का हो Yes, गया sir. लिखा है? ठीक है। अब इसी में देखो, अभी यहाँ पे म्यू आर दिया था, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। पेज नंबर 4। यहाँ पे मान लो एक एयर सॉलिनॉइड है, अभी ये एयर सॉलिनॉइड है, ठीक है। ये एयर सॉलिनॉइड है, करंट कितना एम्पियर है? 5 एम्पियर है अभी। और नंबर ऑफ टर्न, ये सपोज 100 टर्न पर मीटर है इस पे, ठीक है ना? 100 टर्न पर मीटर। तो बेटा यहाँ पे H की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मान लो ये एयर सॉलिनॉइड है तो H की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? व्हाट इज H? H इज इक्वल टू Ni 100 टर्न पर मीटर इंटू 5 एम्पियर। H की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 500 एम्पियर पर मीटर, ये H आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई यहाँ पे? B नॉट इज म्यू नॉट इंटू H लिख सकते हो सीधा सीधा, 4 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 500 टेस्ला। नाउ अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नाउ मीडियम इज इंसर्टेड, इसके अंदर एक मीडियम को इंसर्ट कर दिए हमने, एक मीडियम को इंसर्ट कर दिए, कोई रॉड को इंसर्ट कर दिए। तो ये जो सॉलिनॉइड है इसके अंदर हमने एक रॉड को इंसर्ट कर दिए, करंट इतना ही फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न भी इतना ही है, 100 टर्न पर मीटर। लेकिन इसके अंदर एक रॉड को इंसर्ट कर दिया गया, और अब ये देखा गया यहाँ पे रॉड को इंसर्ट करने के बाद में कि यार यहाँ पर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये ऑब्जर्व हुआ है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये यहाँ पर की फील्ड का कितने टाइम्स बन रही है? मान लो यहाँ पे ये जो फील्ड आ रही है इट इज 2000 या फिर 40 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, इंटू 500 टेस्ला, मतलब लगभग 40 टाइम्स बी नॉट बन रही है,
ये टोटल फील्ड यहाँ पे बन रही है इतनी, लगभग कितने टाइम्स यहाँ पे मीडियम भरने पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एयर पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, यार रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ, याद दिलवाई करोगे, ठीक है। तो ये एयर सोलिनॉइड है, ये पैरामीटर दिए 5 एम्पियर का करंट, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना 100, तो H की वैल्यू कितनी यहाँ पे Ni, ये फार्मूला हो गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब इस सोलिनॉइड के अंदर हमने क्या भर दिया यहाँ पे, सोलिनॉइड के कोर में हमने क्या भर दिया यहाँ पे, कोई रॉड भर दिए, कोई मीडियम भर दिए। तो मीडियम भरने से ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो यहाँ पर की मैग्नेटिक फील्ड का लगभग कितने टाइम्स है, 40 टाइम्स है। तो अब बाकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सिंस H की वैल्यू तो यही रहने वाली है Ni, तो 100 इंटू 5 इट इज इन एम्पियर पर मीटर, ये वैल्यू तो इतनी चाहिए बेटा 500 एम्पियर पर मीटर, H की वैल्यू ये रहेगी यहाँ पे। एंड सिंस B इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, म्यू H होता है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे पहले तो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, तो इट इज म्यू R इंटू म्यू नॉट इंटू H, तो इट विल बी म्यू R, और ये वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे B नॉट के बराबर है, इक्वल्स टू B, तो म्यू R की वैल्यू किसके बराबर आ गई, B डिवाइडेड बाय B नॉट, तो ये आंसर किसके बराबर आ गया यहाँ पे 40 B नॉट अपॉन B नॉट, B नॉट कैंसिल, रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी आ गई, मतलब इस मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो 40 टाइम्स है। और अगर रिलेटिव परमिबिलिटी आपने निकाल लिया तो ससेप्टिबिलिटी भी निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, बताओ जल्दी से, ससेप्टिबिलिटी निकल जाएगी, सिंस म्यू R is equals to 1 plus susceptibility, तो susceptibility is म्यू R minus 1 and it will be 40 minus 1, मतलब कितना आ गया 39 आ गया, तो I भी निकल जाएगा, I equals to susceptibility into H होता है, so it is 39 और H की वैल्यू कितनी है 500 एम्पियर पर मीटर, तो ये आ गया I, सारे पैरामीटर आपने कैलकुलेट कर दिए। तो कैलकुलेशन इसी तरह से है यहाँ पे, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज की है क्या, इसमें नहीं की है, नंबर ऑफ टर्न चेंज है क्या, नहीं है, लेकिन एक मीडियम भरने से क्या इफेक्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई वहां पे। अगर इतनी ही फील्ड यहाँ पर के बराबर 40 गुनी फील्ड अगर हमको बढ़ाना था तो करंट की वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ती है यहाँ पे, बिना मीडियम में अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इसके बराबर लाना है, तो यहाँ पे करंट को कितना बढ़ाना पड़ता, सोचो जरा, करंट को कितना बढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ता, 40 गुना, 40 गुना मतलब समझ गए, 200 एम्पियर का करंट देते एयर में, तब 5 एम्पियर के बराबर मीडियम पे जितनी फील्ड जनरेट हो रही थी उतना यहाँ पे कितना करंट देने पे वो फील्ड जनरेट होती, यहाँ पे 200 एम्पियर का करंट देने पे वो फील्ड जनरेट होती, समझ गया बेटा। तो मीडियम का ये रोल होता है, लेकिन जो मीडियम होते हैं, जो मटेरियल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई डायमैग्नेटिक होता है, कोई फेरोमैग्नेटिक होता है। कुछ मीडियम भरने पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फील्ड पे, ठीक है, क्योंकि उनका मैग्नेटाइजेशन उतना नहीं होता, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते। कुछ मटेरियल के कारण फील्ड थोड़ी सी और कम हो जाती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं। कुछ मटेरियल के कारण जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती, 1000 गुना तक बढ़ सकती है, वो अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, है ना। तो इससे अब हम लोग मटेरियल के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं अभी, कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए ऐसे सोलिनॉइड के अंदर अलग अलग मटेरियल को डाल के जब देखा गया तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आए, ठीक है ना, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आए। कुछ मटेरियल में फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, कुछ मटेरियल में फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और कुछ मटेरियल में फील्ड की स्ट्रेंथ और कम हो रही थी थोड़ी सी। तो ये ऑब्जर्व हुआ यार कि जिसमें बहुत कम बढ़ रही है उनको पैरामैग्नेटिक बोला गया, जिनमें थोड़ा सा कम हो रही है उनको डायमैग्नेटिक बोला गया, और जिनमें फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही है उनको क्या बोला गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला गया, ठीक है।
तो अब मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। नोट करो अभी इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। समझ गया बेटा ये? अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ गए? मीडियम सर। इज, हाँ बोल। राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन एक और बार बताना। देख करंट उतना ही है, नंबर ऑफ टर्न उतना ही है यहाँ पे, है ना? करंट उतना ही है, नंबर ऑफ टर्न उतना ही है, बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मीडियम इसके अंदर भर दिए। तो जब मीडियम भरे तो ये ऑब्जर्व हुआ कि यार इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर की फील्ड के कितने टाइम्स हो गई, 40 गुना हो गई, 40 टाइम्स हो गई, बराबर है? तो इससे क्या निकाल लिया सर हमने? मतलब वो आपने अपने मन से लिए क्या? हाँ अपने मन 40? से लिया, ये अपने मन से लिए, ये ऑब्जर्व हुआ, मान लो ये अपन ने ऑब्जर्व अज्यूम कर लिया ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है? कि ये मीडियम का इफेक्ट ये हुआ कि यहाँ पे फील्ड लगभग 40 गुनी हो गई, ये हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए। समझ गए? हेलो? यस सर समझ गया। ओके लिख लो। हो गया सर। हो गया बेटा? सर हमेशा जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ना, जिसमें अपन करंट देंगे उससे सॉलिनॉइड में। कौन सी वाली? सर पहले केस में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट साइड दिया है ना करंट के। हाँ तो सर हमेशा वैसा रहता है ना? नहीं हमेशा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करंट का डायरेक्शन इधर ले लो, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से फील्ड का डायरेक्शन बनाओगे ना बेटा, है ना? राइट। हाँ हो गया सर। हो गया लिखकर? हो गया सभी का? सर सर यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन राइट में आएंगी क्या? क्या बेटा? डायरेक्शन राइट आएंगी ना फील्ड की? फील्ड की डायरेक्शन, मैंने फील्ड का डायरेक्शन बनाया नहीं था, मतलब अच्छा हाँ ये नहीं, करंट ऐसा जा रहा है ना, ऐसा ऐसा थोड़ी आ रहा है, करंट ऐसा जा रहा है तो बराबर तो ना ये ऐसा, नहीं तो सर ये ऐसा आ रहा है ना। ऐसा देख, यहाँ से गया फिर ऐसा चल रहा है ना, ये बराबर तो है। थंब का डायरेक्शन करंट होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी ना। कर्ल का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है क्या वायर? मतलब लगा बाहर से अंदर आ रहा है। इसमें तुम लोग डायग्राम पे क्या होता है, डायग्राम जब बनाते ना अपन, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसा भी आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताऊं, घर में एक वायर लेना या फिर तुम ये चार्जर केबल लेना ऐसा, और इसको ऐसे ऐसे लपेट लेना। समझ गए? अब मान ले यहाँ पर से करंट जा रहा तो ऐसे राइट ये ऐसे थंब रखना, और अगर इधर से आ रहा तो ये ऐसे रख लेना। समझ गए? सबसे अच्छा तरीका यही है तुमको डायरेक्शन को समझने का। क्लियर हो गया बेटा? हेलो? समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। सर और पर डायरेक्शन देख ये वायर लिया तूने ऐसा, ये वायर लिया ऐसा, ये ऐसे वायर ले लिया, ठीक है? समझ गए? अगर करंट ऐसा आ रहा है ये वाले वायर से, ये ऐसा आ रहा है, यहां से ऐसा एंटर कर रहा है, तो ऐसा आएगा फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन अगर करंट इससे बाहर निकल रहा है, तो इससे बाहर निकलने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनेगा? अभी समझ गए? थंब के डायरेक्शन पे। समझ गया कुणाल? हाँ सर। हाँ सर समझ गया। समझ गया? वायर लेके करना मतलब सबसे आसान तरीका होता है ना? हो गया क्या? अभी मैग्नेट थ्योरी आ गई अभी। हो गया लिखकर?
हो गया लिखकर सभी का? यस हेलो, मैं एक फाइल शेयर पे ले रहा हूँ। इसमें ना बड़ी फाइलों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है देखने पे, छोटी फाइलों के लिए ठीक है। सर तो डायरेक्ट पेज सर्च कर सकते हैं ना इसमें? कहाँ पर से? लैपटॉप पे नहीं दिख रहा, हो सकता मोबाइल पे दिख रहा हो वो ऑप्शन, लैपटॉप पे नहीं दिख रहा। अरे बाप रे, 324 लास्ट तक पहुंच गई। तो जहाँ पे पेज नंबर लिखे रहते वहीं पे क्लिक करके देखो ना एक बार। हाँ एक मिनट। अच्छा ये दूसरा ऑप्शन है, रुक जा, आ गया आ गया। ये आ गई बुक, दिख रही है अभी स्क्रीन पे? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है।
ये देखना यहाँ पे, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज दी हैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, दिख रहा है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बुक दिख रही है? ब्लर दिख रहा हो? ब्लर दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें देखना ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यूज हैं, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए ऐसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी की जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये किस तरह से दी हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म को सीधे बताता हूँ तुम लोगों को भी, और इनके एग्जाम्पल्स और ये सब लिखना पड़ेगा, ये याद रखना है इनको। ठीक है, ठीक है, वापिस आ गए हम लोग। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स पे हम लोग आते हैं अभी। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स पे पेज नंबर 5। देखो, अब हम लोग थोड़ा सा और बेसिक पे जाते हैं मटेरियल को पढ़ने के पहले। अपन ने क्या बोला बेटा कि हर एक एटम क्या होता है, हर एक एटम क्या होता है, एक मैग्नेट होता है कि नहीं? हर एक एटम क्या होता है, पेज नंबर 5। अब हम लोग एटॉमिक मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, एटॉमिक मैग्नेट। ठीक है, तो सपोज ये हो गया न्यूक्लियस प्लस जेड, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा या फिर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ये करंट बनाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन को की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v0 है, तो ये करंट कौन से डायरेक्शन में बनाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा। तो करंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, E अपॉन टाइम पीरियड के बराबर आएगी। समझ गए ना, करंट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, E अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसके बराबर बेटा, 2 पाई r, r ये ऑर्बिटल रेडियस हो गई, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड। तो करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई यहाँ पे, इट विल बी E v0 अपॉन 2 पाई r के बराबर। तो इसका यहाँ पे अगर मान लो मैं ये डायग्राम कुछ ऐसा ले लूं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये सपोज इस डायरेक्शन पे ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस तरह है, तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट बन रहा है यहाँ पे ऐसा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर आ गया बेटा, यहाँ पे एटॉमिक मैग्नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला करंट इनटू एरिया, तो E इंटू v0 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और यहाँ पे एरिया किसके बराबर होगा, पाई r स्क्वायर के। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी E इंटू v0 r डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, m बचेगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, किसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, ये फ्री जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं एक टर्म और यहाँ पे बताने वाला हूँ। सर हाँ बोलो, एक और बार बताओ नहीं। इसको एक और बार बता दूं। देख, ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बराबर है? समझ गए कि नहीं? यस सर। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। तो जब कोई चार्ज फ्लो होता है, चलता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, वहां पे करंट बनाता है। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, लिखते हैं कि नहीं अपन?
तो यहाँ पे जो करंट बन रहा है, इफेक्टिव करंट जो बन रहा है चार्ज के रेवोल्यूशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के कारण, वो किसके बराबर हो गया? ई अपॉन टाइम पीरियड हो गया। या फिर ई अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2 पाई आर अपॉन स्पीड। यहाँ पे v नॉट क्या है? v नॉट कौन सी स्पीड है? ये v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्पीड, यस इट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड हो गई। इसको सॉल्व कर दे तो i की वैल्यू e v नॉट अपॉन 2 पाई r आ गया। अगर मान लो ये डायग्राम पे इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है तो करंट इसके अपोजिट बनेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, बराबर है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, m से डिवाइड कर देते हम लोग और m से मल्टीप्लाई कर देते, तो e अपॉन 2m और फिर ये वाला टर्म बन जाएगा बेटा m v नॉट r, बन जाएगा कि नहीं? m v नॉट r, ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे? e अपॉन 2m और ये क्या आ गया यहाँ पे? m v r। तो मैग्नेटिक मूवमेंट E अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू mvr किसके बराबर यहाँ पे? इट इज एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम इस तरह से रिलेटेड होगा यहाँ पे, L इज m v नॉट r। ये कौन सा टर्म है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म है, ये एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म। तो एंगुलर मोमेंटम और ये भी आपस में क्या होगा यहाँ पे? एक दूसरे से रिलेट हो गए। समझ गया बेटा? एंगुलर मोमेंटम और ये दोनों आपस में रिलेट हो गए। अरे समझ में आया कि नहीं? हेलो सर जहाँ से m लिखा है वहां से एक और बार बता। जहां से m लिखे, सर जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना चालू किया वहां से बता। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू ये हो गई, एरिया ये हो गया, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया? E v नॉट r अपॉन 2 आ गया। तो ये जो टर्म है ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट वाला टर्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये टर्म एक अलग लिख दिया मैंने, E अपॉन 2m, और यहाँ पे m भी r किसके बराबर होता है? ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम इस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, समझ गया? समझ गया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, है ना? फटाफट नोट कर लो। हो गया सर। हाँ, जिनका हो गया तो लीव कर सकते हो, आज के लिए इतनी पढ़ेंगे। ठीक, बाय सर। ओके बेटा, बाय।
बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। हो गया नोट करके? यस सर। यस सर। ठीक है।